देखो कितना 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ है। আমার হাত পায়ে চোট আছে। दीदी ऐसा करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था, गेट खोल के आ रहा था तो ड्राइवर बढ़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लग गई। उन पे आक्रमण हुए हैं, उनको मारने की कोशिश किया जा रहा है। ये बहाना बनाना ठीक नहीं। ममता बनर्जी को 4-5 लोगों ने धक्का दिया या फिर ममता की कार किसी पोल से टकराई, इन्हीं दो सवालों के बीच फंसी है आज की बंगाल की लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की लड़ाई में बात बंगाल की होगी, घायल ममता की होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव नजदीक आते ही चोट को वोट में बदलने की कोशिश हो रही है? अस्पताल में ममता बनर्जी का इलाज जारी है। ममता ने लोगों से और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अगर वाकई हमला हुआ है तो दीदी का कोर वोट उनके साथ मजबूती से जुड़ जाएगा। अगर सहानुभूति का दौर चला तो टीएमसी को फायदा भी मिल सकता है। लेकिन इसी कैलकुलेशन और गुणा गणित के बीच कुछ चश्मदीद सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि दीदी को किसी ने धक्का नहीं दिया। बस फिर क्या था, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ममता बनर्जी पर टूट पड़े। किसी ने झूठा, किसी ने सियासी नौटंकी करार दे दिया इसको। पर क्या हकीकत यही है? ये वाकई जांच का विषय है। आज हम अड़ी में अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत करें, उनसे आपका परिचय कराएं। इससे पहले बंग युद्ध को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। नंदीग्राम में ममता पर कथित हमले पर केस दर्ज। टीएमसी बीजेपी के प्रतिनिधि चुनाव आयोग से मिले। चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी। बीजेपी ने कहा घटना का वीडियो सार्वजनिक हो। कथित हमले की सीबीआई जांच भी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जांच की मांग कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ममता बनर्जी को देखने अस्पताल भी पहुंचे और उनका कहना यह था कि हम केवल उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के तहत यहां आए हैं और हमने अपनी चिंता जता दी है जिनसे हमारी मुलाकात हुई। और वो जो तृणमूल कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं, हमको अस्पताल में मिले, उनसे हमने बोल दिया ये। लेकिन जाहिर है दोनों ही तरफ इसमें फाउल प्ले समझा जा रहा है। जहां तृणमूल कांग्रेस इसमें हमला देख रही है कि कुछ लोगों ने हमला किया, और जाहिर है बगैर कहे ये स्पष्ट है कि उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट कौन है इस वक्त। क्या उनकी तरफ से ऐसा हो सकता है? ये एक इशारा है जो कर दिया गया, ये कहते ही कि हमला हुआ है। और दूसरी तरफ से ये नौटंकी है, ये कहकर भी बगैर जांच पूरी हुए एक कंक्लूजन निकाला जा रहा है। लेकिन मेहमानों से हम बातचीत करें उससे पहले जरा वस्तु स्थिति समझ लीजिए, तथ्य समझ लीजिए। फैक्ट ये है, वस्तु स्थिति ये है कि ममता बनर्जी सीएम हैं। ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। और यह देखते हुए कि कई बार पहले भी उन पर हमले अटेम्प्ट किए जा चुके हैं या हमले हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी को और चाक चौबंद रखा जाता है। क्या है उनकी सुरक्षा? उनकी सुरक्षा का घेरा कैसे काम करता है जरा देखिए। यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है, आप इसको देखिए। 18 कारें एक बार में काफिले में होती हैं। एडवांस सिक्योरिटी कार सबसे आगे आगे चलती है। उसके बाद एडवांस पायलट कार उसको फॉलो करती है। उसके पीछे आने वाली जो कार होती है वो पायलट कार होती है। और इसके बाद आता है डायरेक्टर सिक्योरिटी जो इस वाली गाड़ी के अंदर होता है। उसके फौरन बाद होती है वीआईपी कार जिसमें ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही हैं। वीआईपी कार के बाद अगला नंबर होता है एस्कॉर्ट नंबर 1, पीछे एस्कॉर्ट नंबर 1, एस्कॉर्ट नंबर 2 और इसी तरीके से एस्कॉर्ट नंबर 3 भी फॉलो करती है। एस्कॉर्ट नंबर 1, 2, 3 के जाने के बाद जैमर आता है। जैमर वाली गाड़ी आती है जो आसपास मोबाइल नेटवर्क्स को जाम करती है। जैमर की एक और गाड़ी उसको फॉलो करती है। और उसके पीछे कौन आता है? उसके पीछे आता है एडिशनल वीआईपी कार। ये एक स्पेयर वीआईपी कार होती है कि अगर वीआईपी की अपनी गाड़ी खराब हो जाए तो उसके लिए दूसरी गाड़ी मौजूद हो। उसके बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की कार होती है, एस्कॉर्ट कार नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था। 2 के बाद जो 3 है वो उसको फॉलो करती है। और इसके बाद इंटरसेप्शन कार होती है। इंटरसेप्शन कार के बाद टेल कार होती है। और इस बीच ममता बनर्जी को वहां से शिफ्ट करके स्ट्रेचर में ले जाया जा रहा है और समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। उनको सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है। उनके कुछ चेकअप्स होने हैं और सीटी स्कैन के लिए जब उनको स्ट्रेचर में लेकर जाया जा रहा है तब आप देख रहे हैं वहां समर्थक मौजूद हैं।
समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हर एक घटनाक्रम पर बारीकी से न सिर्फ समर्थक निगाह रख रहे हैं बल्कि विपक्षी भी निगाह बनाए हुए हैं। SSKM हॉस्पिटल जहां पर इलाज चल रहा है ममता बनर्जी का, उनके पैर में प्लास्टर बंधी हुई तस्वीर तो आपने देख ली है, लेकिन अभी कुछ और चीजें शायद असर्टेन किए जानी बाकी हैं, इसलिए उनका CT स्कैन कराया जा रहा है। और CT स्कैन के लिए ममता बनर्जी को एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाकर CT स्कैन करके उनको वापस लाया जाएगा। इस दौरान उनको स्ट्रेचर में लेकर जाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लोग यहां मौजूद हैं। CT स्कैन में क्या ये देखने की कोशिश हो रही है कि कल उनको फोरहेड में जो चोट लगी है, फोरहेड की उस चोट के चलते कहीं अंदर मस्तिष्क को कोई क्षति तो नहीं पहुंची है, अंदर कोई क्लॉटिंग तो नहीं है, क्या ये असर्टेन करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जहां तक पैर की बात है, पैर तो आपने देख लिया कि उसमें अगर कोई टूट फूट है तो जाहिर है उसके ऊपर पट्टी बांधी गई है या प्लास्टर किया गया है, लेकिन अब ये CT स्कैन कराया जा रहा है। CT स्कैन के लिए उनको इस एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी हमने आपको ये दिखाया कि ममता बनर्जी की सिक्योरिटी वो कितनी टाइट होती है, उनका सुरक्षा घेरा कितना टाइट होता है। क्या इस तरीके में कुछ हमलावर 4 से 5 की संख्या में आकर हमले को अंजाम देकर वहां से फरार हो सकते हैं? क्या मसलन क्या वो वहां तक पहुंच सकते हैं और पहुंचने के बाद इस वारदात को अंजाम देकर क्या उनका भागना भी मुमकिन है? क्या उनको पकड़ा नहीं जा सकता, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता? क्या ऐसे में ओपोनेंट्स की तरफ से ये कहना कि एक नौटंकी है, क्या उनको इस बात का मौका मिल जाता है? क्या ओपोनेंट्स की तरफ से ये जिम्मेदारी भरा रोल है इस वक्त कि उनको बगैर नतीजा आए ही ये कह देना चाहिए कि ये तो हमला नहीं था? हमारे साथ ये जो मेहमान जुड़े हुए हैं आपको नजर आ रहे हैं, श्रीरूप मित्र चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जूही विश्वास तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, विवेक श्रीवास्तव वाम मोर्चे का प्रतिनिधित्व करते हुए, आशुतोष चटर्जी प्रवक्ता बंगाल कांग्रेस के हमारे साथ, और सुबही खान राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं जूही जी आपसे समझना चाह रहा हूं, आपके पास और क्या जानकारी इकट्ठी हुई? क्या पूरी तस्वीर अब बन रही है मिसिंग लिंक्स को मिलाकर? मसलन वो हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, किधर चले गए? जी, पहले तो मैं दीदी के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति की ही नाम नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। ये जो आप हमसे पूछ रहे हैं सवाल, मिसिंग लिंक क्या है, क्या नहीं है, हम तो पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं। पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। बहरहाल हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में जाके उन्होंने अपना जो बयान था उन्होंने दर्ज कराए हैं कि हम लोगों भी इनका जांच पूरा चाहते हैं। ये जो हुआ है दीदी के साथ, ये जो घटना घटी है, जो अटैक हुआ है, तो इनका पूरा जांच हो, वीडियो फुटेज सामने आए, पूरा खुलासा हो, देश के सामने आए कि कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग बेताब से सभी देशवासी सभी इंतजार कर रहे हैं। चलिए श्रीरूप जी, ऐसे में CBI जांच की मांग क्यों? देखिए, जो घटना हुई है वो घटना माननीय मुख्यमंत्री जी को एक इंजरी हुई है, इसका खबर हमें टीवी के माध्यम से देखने को मिला है। अब इस घटना के बाद क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो जानने के लिए जाहिर है कि वो एक VVIP सिक्योरिटी नेट के अंदर मूव करती हैं, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर के पास चिट्ठी लिख के बताया है कि हमें इसकी जांच होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में इसके फुटेज, इसके जांच के रिपोर्ट होनी चाहिए, ताकि आम जनता को मालूम होना चाहिए कि ये आखिर में घटना क्या था। क्योंकि आप देखिए, जिस राज्य की बात हम कर रहे हैं, इस राज्यों में महिला मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर अटैक होना, ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत दुख व्यक्त किया है। और मैं एक महिला हूं और हम लोग पोल के बीच में बैटल ग्राउंड में अभी है। हम चाहते हैं कि दीदी जी जल्दी से जल्दी बैटल ग्राउंड में उतर जाएं और उनके तबीयत अच्छा हो जाए। लेकिन ये घटना कैसे हुआ, ये जानना हम सभी को अधिकार है, पूरे राज्यवासी का अधिकार है जानना। खासकर महिलाओं का जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ये घटना हुई और कैसे हुई है। जब दीदी की VVIP सिक्योरिटी में इतनी बड़ी कॉर्डन है, इतनी बड़ी कफिला चलता है, इतना बड़ा कॉन्वॉय चलती है, तो वहां पे कोई अनजान व्यक्ति कैसे उसके अंदर घुस गया और कैसे अटैक किया,
ये एक ही बात दर्शाते हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हम लोग बार बार पिछले 6 साल से हम लोग ये बात कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बहुत खराब है और हम बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। आज दीदी की जो घटना हुई है वो घटना यही दर्शाता है। दो अहम बातें कही आपने श्री रूप जी कि एक तो महिला की सुरक्षा हमारा कंसर्न है, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, सच्चाई सामने आना चाहिए अगर हमला हुआ है तो। और दूसरे आप ये कह रहे हैं कि ये भी बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ क्या है। जो ही मैं आपका इशारा देख रहा हूँ, लेकिन पहले एक बार मेहमानों के पास, बाकी मेहमानों के पास होकर आता हूँ, आपके पास मैं लौटूंगा। लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव जी से समझना चाहता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, इंटेंट क्या सदाशयता का ही है, क्या फिक्र का ही है जिसके तहत जांच की मांग की जा रही है? क्या ऐसा है कि उससे तृणमूल कांग्रेस और ज्यादा प्रोवोक नहीं होगी? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज़ तो हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको चोट लगी है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कैसे भी चोट लगी हो, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो ठीक हो जाएं और बैटलफील्ड में आए। हम इंतज़ार कर रहे हैं और हराएंगे उनको और स्वस्थ हों। लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा, वीडियोस को देखा, हमने कई लोगों से बात करी, वहाँ जो हमारा कैडर है उनसे हमारी बात हुई, तो ये एक एक्सीडेंट लग रहा है जिसको इलेक्शन गेम्स के लिए कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने एक कार्ड खेला है। अब ये देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि बंगाल के अंदर एक बड़ा कंपटीशन चल रहा है दो चीज़ों का, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तृणमूल कांग्रेस में। पहला कंपटीशन क्या है? सबसे बड़ा हिंदू कौन? बीजेपी कहती है हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं, हम हिंदुओं के चैंपियन हैं। 14.50% मुसलमान से 80% हिंदू डरा हुआ है, हम हिंदुओं को बचाएंगे, हिंदुइज्म खतरे में, हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू खतरे में। तो ममता बनर्जी कहती है नहीं, मैं ब्राह्मण हूं और मैं हिंदू हूं और मैं चंडी का पाठ करके रोज घर से बाहर निकलती हूं, मैं तुमसे बड़ी हिंदू हूं। तो एक तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का कंपटीशन वहां चल रहा है दोनों पार्टियों में। दूसरी बात, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहा, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, एजुकेशन, डॉक्टरी, कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी चीज आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम सबसे बड़े विक्टिम हैं, 100 के ऊपर हमारे लोग मर गए साहब, हमसे बड़ा विक्टिम कोई नहीं। बीजेपी खतरे में, नड्डा साहब खतरे में, बंगाल में अमित शाह खतरे में, हमारा कैडर खतरे में। तो ममता बनर्जी कहती है नहीं, आपसे ज्यादा बड़े विक्टिम तो हम हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, महिला हूं, मुझ पे अटैक हुआ, मुझे चोट आई, हम सबसे बड़े विक्टिम हैं। तो ममता बनर्जी बहुत बड़ी विक्टिम और तृणमूल कांग्रेस उनसे बड़ी विक्टिम, और सहानुभूति के लिए वोट बटोरो। इस कंपटीशन के बीच में आप बंगाल की जनता को भूल चुके हैं। क्या डेवलपमेंट के आपके मुद्दे होने चाहिए, चुनने के बाद सरकार का क्या उत्तरदायित्व और कर्तव्य होता है, ये दोनों लोग भूले हुए हैं और इसी कंपटीशन और होड़ में दोनों लग गए हैं। ममता जी को चोट आई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम चाहते हैं वो स्वस्थ हो, लेकिन कृपा करके अगर ये भी अपील है कि दंगे फैल सकते हैं, लड़ाइयां फैल सकती हैं। आपने एक अहम बात कही दिनेश गौतम जी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। अगर ममता बनर्जी इस चीज को, कार्ड को खेलेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में बंगाल के लड़ाई झगड़ा फैलेगा। ठीक है, आपने एक बात अहम कही कि लोगों के मुद्दे गौण हो गए हैं, लोगों के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। आप भी नहीं कर रहे हैं क्या? और अगर आप कर रहे हैं तो वो तो सुन रही होगी ना जनता। लेकिन आपने एक बात अहम कही कि हमने पॉलिटिकल गेन के लिए एक हादसे को हमला बताया जा रहा है। सुबह जी, माफ कीजिए, पहले जूही जी। जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि अभी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में है, जितने भी पुलिस है, सिक्योरिटी है, जो भी यहाँ पर बंगाल में अभी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो बात किए जा रहा है सीएम के, तो सब इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में चले गए हैं। और ये जो घटना कल घटी है, उससे एक दिन पहले एडीजी को हटाया गया है अपनी पोस्ट से। ये भी सबको पता है कि बंगाल में क्या क्या चल रहा है। और जो दीदी भी दावा कर रही थी, कल आपने भी देखा है, हम लोगों ने सबने देखा है फुटेज जो टीवी का सामने आया है सबके सामने, उसमें उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी पुलिस वहां पर मौजूद नहीं था, लोकल थाना में काकतारा से कोई ओसी नहीं था, तो सिक्योरिटी या पुलिस की कमी वहां पर उन्होंने महसूस की है। तो वही बात सामने आया है, तो वो इसी ठीक है, आपने एक अहम बात कह दी, इसका जवाब लेते हैं। सुबुही के पास चलते हैं। सुबुही, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी मुख्यमंत्री की तरफ इशारा नहीं किया जाना चाहिए, वो केयर टेकर हैं और असल में तो अब सब कुछ इलेक्शन कमीशन देख रहा है। जी देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो हमें जन की यानी कि डेमो की हमें ताकत समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री कोई विधर्मी शासन कर रहे हैं किसी स्टेट के ऊपर, तो हम उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। दूसरी बात, टीएमसी की प्रवक्ता ने भी ममता जी के लिए कोमल शब्द इस्तेमाल किया
जिसको मैं पूरा एब्सोल्युटली कंडेम करती हूँ, एक महिला होते हुए कंडेम करती हूँ। ममता बनर्जी जी ने बंगाल में अभी तक जो हिंदू विरोधी शासन किया, जो महिला विरोधी शासन किया, जो भारतीय संस्कृति का विरोध किया, बंगाल की स्थानीय संस्कृति और मान्यताओं का अपमान किया, दुर्गा पंडाल का अपमान किया, वो कोई कोमल हृदय वाला इंसान तो कतई नहीं कर सकता। वो ये जानती है कि उनके विधर्मी शासन की वजह से वो दोबारा किसी भी तरह से सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि बंगाल की जनता जाग चुकी है। इसलिए वो ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। कितनी कॉमन सेंस की बात है। वीवीआईपी सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, 18 गाड़ियों का काफिला, आगे भी सुरक्षा, पीछे भी सुरक्षा, और कोई आके उनको धक्का दे गया और उसकी कोई वीडियो फुटेज नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। चुनाव आयोग उनसे मांग रहा है कि एविडेंस दीजिए, भारतीय जनता पार्टी उनसे मांग रही है कि एविडेंस दीजिए, पूरा विपक्ष उनसे सवाल कर रहा है, लेकिन एविडेंस के नाम पे कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये जानती है कि भारतीय भावुक होता है, वो जानती है कि हिंदू हमेशा इमोशनल होता है, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। तो वो एक लास्ट कोशिश कर रही है अपनी जाती हुई सत्ता को किसी तरह से रोकने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग कोमल जरूर हैं, नहीं, लेकिन आप इसमें एक अहम बात कह रही हैं सुबुही कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो भावुक हैं। भावुक है मतलब एक इमोशनल कार्ड खेला गया है। इमोशनल कार्ड खेला गया मतलब वोट की खातिर किया गया है, मतलब इससे वोट जुटाने की कोशिश की जा रही है। क्या सिंपैथी वोट अब चारा रह गया है टीएमसी के सामने? लेकिन उससे पहले मैं जरा कांग्रेस का भी रुख इसमें जान लेना चाहता हूं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट कह दिया कि ये तो पाखंड है। आशुतोष चटर्जी, कैसे नतीजा निकाल लिया गया कि ये पाखंड है? देखिए, पहले बात यह है कि हम लोग ये भी कहा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी चाहिए। दूसरा बात ये भी कहा कि मुख्यमंत्री है, महिला है, जल्दी से जल्द वो सुस्त हो जाए एवं अच्छा हो जाए, क्योंकि राजनीति करना है उनको आगे भी देखें राजनीति करने, इमोशन को लेके अभी भी राजनीति करेंगे, हम लोग को पता है। तीसरा बात है कि इलेक्शन कमीशन को एक इंक्वायरी बैठाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को 2 से 3 दिन के अंदर में पूरा रिपोर्ट आम जनता के पास ले आना चाहिए विद वीडियो कवरेज। और 3 और मैं पॉइंट जुड़ना चाहता हूं इससे, क्योंकि आपको पता है कि बीजेमूल बोल के एक पार्टी है, जो बीजेपी और तृणमूल एक ही हम लोग कहते हैं ना, वो बीजेमूल है। ये बीजेमूल वापसी नाटक में इतना मस्त है कि ये लोग पूरा पब्लिक को रोटी कपड़ा मकान से दूर रखा है। हिंदू मुसलमान करके कैसे राजनीति चलेगा बंगाल में, ये लोग करने का पूरा कोशिश कर रहा है। और बात सुनिए, 1 घंटा 45 मिनट नंदीग्राम से कलकत्ता पहुंचना SSKM हॉस्पिटल में एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए बहुत अहम टाइम है, इससे क्रूशियल टाइम। दूसरा बात है कि आम जनता, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको सब पता है, जैसे जनता सब कुछ जानते हैं, ऊपर वाला सब कुछ दिखता है, मीडिया को भी दिखाई देता है। तो जो लोग नंदीग्राम बाजार में था, आप सब इंटरव्यू लिए हैं। मैं TV9 का जो कॉरेस्पॉन्डेंट था उनका इंटरव्यू भी मैं दिखा हिंदी में। तो आम जनता क्या कर रहे हैं? आम जनता कह रहा है कि उधर पे कुछ ऐसा वार्ता हुआ ही नहीं। उनको जो बता रहे कि 4-5 आदमी घेर लिया, मारने किया, हमला किया, ऐसा कुछ बात ही हुआ नहीं। तो उनको चोट कैसे आया? लंबा एक तो खंबा था, उसमें गाड़ी का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। सुनिए, मेरा थोड़ा बोलने तो दीजिए कांग्रेस को, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो दूसरा बात, ये जो Z+ सिक्योरिटी है, उनका तो Z+ सिक्योरिटी है, POS कहाँ था उनका? और इलेक्शन कमीशन का जो लोग जो कैमरा लेके आजू बाजू घूमते हैं, एक चीफ मिनिस्टर है, ऐसे वैसे तो आदमी नहीं है, हम आप जैसे तो आम आदमी नहीं है, CM है। तो इलेक्शन कमीशन, POS, उनका जो एम्बुलेंस कहीं नहीं। TV9 भारतवर्ष की जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इस घटना के बारे में रिपोर्ट किया, वहां जाकर सबसे पहले बताया कि क्या वहां के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन हमने कुछ कंक्लूड नहीं किया ना। आप एक तरफ सदाशयता भी दिखा रहे हैं, उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इसमें फाउल प्ले भी देख रहे हैं। ये सारी चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं, ये जरा मैं समझना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे चलूं, अपने मेहमानों के पास ये अहम खबर आपको दिखा दूं। ममता की चोट पर शिशिर अधिकारी क्या बोले? नंदीग्राम की जनता साजिश नहीं करती। नंदीग्राम की जनता साजिश नहीं करती, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, और उनका कहना यह है कि कीड़े मकोड़ों ने ममता को चोट नहीं पहुंचाई है। ममता ने कहा था 4 से 5 लोगों ने धक्का दिया था, चश्मदीदों का दावा, किसी ने धक्का नहीं दिया। बहुत सारी बातें एक साथ, एक तरफ सदाशयता, दूसरी तरफ यह भी कि इसमें निश्चित रूप से घपला है, यह केवल नौटंकी है सिंपैथी वोट्स के लिए। दूसरी तरफ
ये हमला किया गया है, हमले को लेकर लेकिन वहां से हाई सिक्योरिटी काफिला होने के बावजूद लोग हमला करके निकल गए, ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन इसको अगर जो अभी दिखाई दे रहा है उस पर हम जाएं तो क्या वाकई इस बात की होड़ है कि अब सिंपैथी और विक्टिम कार्ड खेलकर वोटों को अपनी तरफ किया जाए? जो विश्वास मैं आपको पहले सवाल पूछती हूँ कि आप सीनियर जर्नलिस्ट है, बड़ी सांबादिक है, आप हमको बोलिए पहले कि कोई भी दल का जो स्टार कैंपेनर हो वो अपना पैर तोड़वा के हॉस्पिटल में क्यों चले जाएंगे जब अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी प्रचार का टाइम है। अभी वो दौरा कर रही थी नंदीग्राम में, आपने खुद देखा एक दिन पहले जब नंदीग्राम पहुंची थी तो नंदीग्राम 1 में वो दौरा किए हैं और उसके बाद आपने नामांकित करके नंदीग्राम 2 में कार्यकर्ता से मिलने का प्लान था। इतना पूरा 2 दिन उनको और नंदीग्राम में रहना था, तो जानबूझ के कोई अपना पार्टी का स्टार कैंपेनर अपना पैर तोड़वा के वो हॉस्पिटल में चली जाएगी और बोल रही है नाटक है। सहानुभूति तो 2 लाइन कम से कम एक मुख्यमंत्री के लिए आप लोग बोल दीजिए। राजनीति अपनी जगह में होते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक किसी को नहीं करना चाहिए, वो अपोजिशन में हो या हो और जो भी हो प्रशासन में हो। हम लोग कभी भी किसी पार्टी को पर्सनल अटैक नहीं करते। दूसरी बात है, ममता बनर्जी को कोई सिंपैथी का वोट नहीं चाहिए। पब्लिक इतना पॉपुलर है और वेस्ट बंगाल में इतना पॉपुलैरिटी उनको है कि उनको सिंपैथी की जरूरत नहीं है। शी इज अ रियल चैलेंजर, शी इज अ फाइटर। उन्होंने आज हॉस्पिटल से क्या बयान दिया, एक मिनट सुन लीजिए। उन्होंने आज हॉस्पिटल से बयान दिया कि उनको व्हील चेयर में जाके भी प्रचार करना पड़े तो व्हील चेयर में जाके भी वो प्रचार करेगी अपनी। तो अगर उनको अब बोल रहे हैं कि वो स्टार कैंपेनर है, वो अपनी पार्टी का स्टार कैंपेनर पैर तोड़ा के हॉस्पिटल में रुक गई है और नाटक कर रही है, ये भाषा आप यूज कर रहे हैं। दूसरी बात आप बोल रहे हैं तुष्टीकरण हो रहा है, दुर्गा पूजा नहीं होता है। आप क्या बीजेपी का प्रवक्ता बैठे हैं? 37,000 पंडालों को नेताजी इंडोर स्टेडियम में बुला के सारे क्लब मेंबर्स को, दुर्गा पूजा कमेटी को हर साल गवर्नमेंट के ओर से पैसा दिया जाता है दुर्गा पूजा करने के लिए। 50,000 बहुत सारी बातें इकट्ठे। जो विश्वास आपने 2 बात कही हैं जो मार्के की बात है, उस पर जवाब लेना आवश्यक है। आपने एक तो ये कहा है कि चुनाव के समय जो मुखिया है उस पार्टी की, वो अपने साथ ऐसी स्थिति क्यों बनने देगी कि वो चुनाव प्रचार न कर पाए, और हमको नहीं चाहिए सिंपैथी वोट। आपने ये 2 बातें अहम कही, इस पर जवाब मैं लूंगा। लेकिन इसका पहले विवेक जी इसका जवाब दे चुके हैं। अभी उन्होंने कहा है हादसे को हमले में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल गेन के लिए। हादसा तो हुआ है, चोट तो आई है, लेकिन उसको हमला दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं आता हूं इस पर। लेकिन कथित हमले पर टीएमसी सांसद ने समझाई क्रोनोलॉजी। भारतीय जनता पार्टी सांसद के ट्वीट और डीजीपी पर बरसे। 9 को डीजीपी बदला, अगले दिन हमला हो गया। डेरेक ओब्रायन ने बात कही। पार्थ चटर्जी बोले ममता पर हमले का पूर्वाभास था। 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा। रूप जी, इसका क्या जवाब है? डीजीपी बदला, अगले दिन ये हो गया। सांसद ने कहा देखो 5 बजे क्या होता है, और तो कुछ हुआ नहीं बड़ा, यही हुआ बड़ा। तो इसमें विषय है, वो ये देखने वाली विषय है कि मुख्यमंत्री जी के काफिले चलते हुए इतना जो इंजरी हुआ वो कैसे हुआ। सबसे बड़ी सवाल वो है, किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि मुख्यमंत्री जी खुद इतना बड़ा काफिले के साथ चलने वाली, और वो पूरे दिन भर देखी, नॉमिनेशन फाइल करने गई थी और जगह जगह में उन्होंने लोगों से, जनता से मिली। तो ऐसे सुरक्षा नेट के अंदर कैसे कोई भी जाके अटैक कर सकती है? ये इंजुरी है, और हमने बार बार कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और जो चुनाव की मैदान है इस समय बड़ी गरम है, वहाँ पे दीदी जी ने उतार के जैसे चुनाव की माहौल है उसमें भागीदार बने, योगदान करें। हम तो ऐसे चाहते हैं।
हम अपना भारतीय जनता पार्टी के जो डेलीगेशन है, हम लोग हमने मांगा है जांच की रिपोर्ट। हमने कहा है कि आप इसके बारे में जो फुटेज है, जो कैमरा फुटेज है, दीदी जी चलती हैं तो बहुत सारे मीडिया पर्सन भी साथ में चलती हैं, तो हमें उस फुटेज को पब्लिक डोमेन में दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की विषय होना चाहिए। इसको लेके राजनीति नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन की विषय होना चाहिए, और ये इन्वेस्टिगेशन हमारे पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को मालूम चले कि पोल के समय एक बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो उठाई जा रही है कि ये इन लिंक्स का जवाब दिया जाए। ये क्यों हुआ कि दिलीप घोष ने पहले एक चोटिल होती हुई तस्वीर डाली मुख्यमंत्री की? ये क्यों हुआ कि डीजीपी बदले अगले दिन ये घटना हुई? और ये क्यों हुआ कि किसी ने आपके यहाँ ये पोस्ट डाली कि ये शाम को कुछ बड़ा होने वाला है, 5 बजे देखिए क्या होता है? क्या ये इस पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए, ना किसी को बात करना चाहिए? श्री रूपा जी, आप ये कह रही हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की बहुत सारे विषय हो सकते हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लीडर है जिन्होंने इंजर्ड हुआ है, तो उनको ये अधिकार है बोलने का और जांच कराने का मांग करना चाहिए। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमने उनके पास अपने डेलीगेशन को भेजा है। हमारी लॉकेट चटर्जी जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो खुद गई है। हमारा मुख्य प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य जी ने वहां पे गए हैं, उनके अस्पताल में उनके स्वास्थ्य पूछने गए हैं। और दूसरी तरफ हमने इलेक्शन कमीशन पे पास लिखित में दिया है कि हमें इसके जांच कराना चाहिए। जब हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तो हम सारे सर्कमस्टांस की जांच की बात कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। विषय है दीदी ने इंज्योर्ड हुई है, और इंजरी होने के बाद उन्होंने 2 बयान दी है। पहला कल एक बयान उनका टीवी में हमें देखने को मिला, और आज हमने उनका बयान फिर से हमने अस्पताल से देखा टीवी के अंदर, तो दोनों बयान में काफी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमें ये सोच होना चाहिए माइंड में कि एक महिला मुख्यमंत्री, एक लीडर जो भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उसका जांच कराना चाहिए, उनके सुरक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए। और इस समय इलेक्शन कमीशन, दोनों बातें आपने श्री रूपा जी कह दी, अब इनका जवाब लेना आवश्यक हो गया। आप तो ये कह रही हैं, आपने एक तरफ ये कहा कि कल और आज के उनके बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन है, और दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि अकेली महिला मुख्यमंत्री, उनके सुरक्षा को लेकर हमारा कंसर्न सबसे बड़ा है। जूही जी, मैं तो पहले बात ये बोलना चाहूंगी कि जो फुटेज, जो सीसीटीवी का फुटेज का मांग बीजेपी कर रहे हैं, वो भी हो, हम लोग भी बोल रहे हैं कि फुटेज सबके सामने आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में जाके आज हमारे पार्थ चटर्जी, हमारे जो मुख्य सचिव है, उन्होंने भी यही मांग की है कि फुटेज सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि देश के एकमात्र मुख्यमंत्री है। और ये तो पहली बात ही हुआ, दीदी के इससे पहले भी दीदी के ऊपर कई सारा हमला हुआ है। और ये जो आप लिंक की बात अभी कर रहे थे, दिलीप घोष जी के फोटो, उसके बाद शमित्रो खां जो युवा मोर्चा के यहाँ पर प्रेसिडेंट है बंगाल के, उनका लिंक, तो ये कोई ना कोई एक क्रोनोलॉजी तो समझ में आ रहा है हम सबको। अब क्या है क्या नहीं है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हम लोगों को सिर्फ दीदी का कोई बयान में असंगति नहीं है। दीदी ने जब कल वो घटना घटी थी तो दीदी को लगा था बहुत सारा लोग वहां पर है, बहुत भीड़ है, दीदी को लगा धक्का धुक्की में लग गया है। दीदी ने कभी नहीं बोला कि किसी ने उनके ऊपर जानबूझ के हमला किया है, कोई पार्टी ने उनके ऊपर जानबूझ के हमला किया। ठीक है, ये आपने एक अहम बात कही है। ममता पर कथित हमले के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कांग्रेस ने ममता पर कथित हमले के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा, और अधीर रंजन चौधरी ने बताया इसे सियासी पाखंड। हमला साजिश से सहानुभूति बटोरने में लगी हुई है ममता। साजिश बताकर, हमला बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। तो सीबीआई को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है, एनआईए को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है, सीआईडी को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ, क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। नहीं, एक पुलिस मंत्री, उस समय पुलिस कहाँ थे, सीसीटीवी कहाँ गई थी, ये सारा निकालो ना। निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी। विवेक, आपके पास में आने वाला हूं कि क्या इतनी कह लिया जाए नादान है मुख्यमंत्री कि वो अगर इस बात को पोर्ट्रे कर रही हैं और ये हुआ नहीं है, क्या उनको नहीं मालूम कि वीडियोग्राफी हो रही होगी? क्या उनको नहीं मालूम कि इसकी जांच भी होगी अगर वो ये बात कहेंगी? क्या उनको नहीं मालूम कि इस बात की आखिरी तह तक जाया जाएगा और सच सामने आएगा? यूं ही उन्होंने कह दिया कि उनके ऊपर हमला हुआ है। क्या मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले
जी, ये बात हो रही है, फाउल प्ले की बात की जा रही है और लगभग वही बात कही गई कि हादसे को हमला बताने की कोशिश हुई है। विवेक श्रीवास्तव, देखिए, मैं विक्टिम कार्ड शब्द पहले यूज़ कर चुका हूं अभी आपके सामने, तो ये विक्टिम कार्ड ही है जो प्ले करके थोड़ी सी सहानुभूति होगी, थोड़ा सा अपने कैडर को दिखाया जाएगा, साहब विक्टिम कार्ड से आप लड़िए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां आप लड़ रहे हैं। और इसी बात को मैं आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि ये एक बड़ा ही गलत ट्रेंड है। अगर आप अपने विपक्षियों को बिना जाने समझे, बिना सबूत के अक्यूज़ करेंगे कि हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर, तो बंगाल जैसे राज्य में या कहीं भी फॉर दैट मैटर इसके बहुत गंभीर निष्कर्ष निकल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग आपस में लड़ेंगे, गांव में लोग आपस में लड़ेंगे, तहसीलों में लोग आपस में लड़ेंगे और इंटर पार्टी वायलेंसेस बढ़ेंगी और इलेक्शन कमीशन के लिए संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए किसी भी नेता को इस प्रकार का कोई भी वक्तव्य देने से पहले खुद डबल चेक करना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने नहीं किया है। स्टंट अपनी जगह है, आप चलिए, आप स्टंट कर रही हैं क्योंकि आपको वोट्स चाहिए, आप चाहती है सिंपैथी फैक्टर, आप व्हीलचेयर पे वोट मांगने जाएंगी, आप सब करिए, लेकिन जब आप गंभीरता से बोलती हैं कि मेरे ऊपर विपक्षियों ने हमला किया, तो आप सोचिए बंगाल के इंटीरियर्स में क्या हाल होगा। कल आप ही लोगों के चैनलों पे दिखाया गया था कि जगह जगह पार्टियों के कैडर आपस में भिड़े, एक दूसरे के पार्टियों के दफ्तर पे हमले हुए, क्योंकि ये चीज वापस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी। इसको आप एक मुद्दा बना करके इलेक्शन कैंपेन रन कर रही है। आपके इलेक्शन कैंपेन का मुद्दा है कि मुझ पे हमला हुआ और मैं आपकी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हूं, मैं इस पार्टी का नेतृत्व कर रही हूं, और इनके नेता तो कहते हैं कोई नहीं लड़ता, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ममता ही लड़ती हैं। तो कब आप समझिए कि इसका कितने गंभीर रूप से इसका एक प्रतिक्रिया हो सकती थी। तो इसलिए कोई थोड़ी मैच्योरिटी तृणमूल कांग्रेस को दिखानी चाहिए। अगर हमला हुआ है हम भी कंडेम करेंगे, अगर रिपोर्टों में कुछ आता है हम भी, बहुत खराब बात है, ममता जी स्वस्थ हो जाए हम भी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन स्टंटबाजी करना गलत है। दूसरी बात, ये बीजेपी के ये जो सुबूही खान है, इनको सिर्फ हिंदू के अंदर एक मानवता दिखती है। ये कह रहे हैं साहब सरकारें दुष्कर्मी हैं, सधर्मी हैं, पता नहीं कौन कौन से कर्मी बोल गई है, मुझे तो मतलब भी नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा सेक्युलरिज्म की बात भी कर लीजिए। रूलिंग पार्टी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस देश के, जो 7 साल से आप सत्ता में हैं, और आप नेशनल टीवी पे आकर के हिंदू मुसलमानवाद के ऊपर आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्या आपकी पॉलिसी होगी? सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, बस हिंदू संकट में था, मुसलमान ने दबा रखा था, एक बात बताइए, लेफ्ट वालों ने ऐसा कर दिया। फर्ज कीजिए कुछ देर के लिए कि हमला हुआ है, फर्ज कीजिए कुछ देर के लिए हमला हुआ है, तो ममता बनर्जी को उस समय क्या कहना चाहिए था कि मुझ पर हमला नहीं हुआ है? अगर उनको लग रहा है कि हमला हुआ है तो उनको क्या कहना चाहिए था कि नहीं हुआ हमला मेरे पे? देखिए, अभी तक की जो, अगर हमला हुआ है तो हमले के बाद भी उनको अपील करनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि अगर मुझ पे हमला हुआ है तो शांति बचाए रखिए। तो ये मैच्योरिटी की बात है। लेकिन इस अपील के बाद भी इनके कैंडिडेट उस वीडियो से, उस स्टंट से नहीं होगा। आप देखिए कल क्या हुआ है इंटीरियर्स के अंदर, कैडर भिड़े हैं लोगों के, चैनलों पे दिखाया गया है, मार कुटाई हुई है, पार्टी दफ्तरों में हमले भी हुए हैं। नंदीग्राम में आप ही के चैनल पे भी रिपोर्ट दिखाई गई है आज कि दोनों पार्टियों का कैडर फिर भिड़ा है। मैं तो नंदीग्राम की पर्टिकुलर बात भी कर रहा हूं आपसे। तो ये सिंबॉलिकली मत करें ना ममता जी आकर के कि शांति बनाए रखिए। आप अपने कैडर को संदेश दीजिए कॉन्क्रीट कि हम डेवलपमेंट पे लड़ेंगे, हम लेफ्ट है, हम कह रहे हैं हम डेवलपमेंट के प्लान पे लड़ेंगे, हम हिंदू मुसलमानवाद नहीं करेंगे, हम सिलेंडर सस्ता करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, सस्ता डॉक्टर बनाएंगे, अच्छे इंजीनियर बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम बांध बनाएंगे, आप इस पे लड़िए, हम बिजली अच्छी देंगे, आप इस पे लड़िए। आप रही हैं वहां पे सत्ता में इतने सालों से, तो आपने दोनों तरफ ये आरोप लगा दिए विवेक श्रीवास्तव कि ये दोनों ही पार्टियां जो मुख्य रूप से इसमें मानी जा रही हैं कि एक डिफेंडिंग चैंपियन है और दूसरे सीधे सीधे उसको चुनौती दे रही है, ये दोनों ही पार्टियां मुद्दे की सियासत नहीं कर रही है, जनता के मुद्दे की। सुबही खान के पास में जा रहा हूं, सुबही, और इसीलिए सस्ते तरीके अपनाए जा रहे हैं चुनाव जीतने के। जी देखिए, अभी टीएमसी की प्रवक्ता ने बोला कि हमें, वो ये कह सकती थी कि हमें सिंपैथी वोट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला हमें हिंदू सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। उनका हिंदू हेट्रेड नेशनल टीवी पे लाइव डिबेट पे भी दिख रहा है कि उनको हिंदू सिंपैथी की जरूरत नहीं है। वो शायद ये नहीं जानती है कि हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी, हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है, हिंदू का मतलब है भारतीय। आपको भारतीयों की सिंपैथी की जरूरत नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि आपके लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही काफी है। दूसरी बात, आपने ये बोला कि इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे ममता बनर्जी क्यों एक्टिंग करेंगी जिस वक्त उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले 85 साल की बूढ़ी माँ को आपके टीएमसी के गुंडों ने पीटा। भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा
कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं करी, हजारों लाखों की तादाद में आपने बंगाल में हिंदू विस्थापन करवाया, बलात्कार के विक्टिम्स को ह्यूमिलिएट किया आपकी चीफ मिनिस्टर ने अपने गुंडों को अपीस करने के लिए। आप हिंदुओं की इमोशंस लेने के लिए कभी अपनी नुसरत जहां को सिंदूर लगा के पेश कर देती हैं, और जब उन्हीं नुसरत जहां को कट्टरवादी धमकी देते हैं तो ममता बनर्जी मुंह पे उंगली रखकर बैठ जाती हैं। तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। वो सत्ता के लिए, वोट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एक स्टेट को उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। तो वोट के लिए किसी भी हद तक जाया जा रहा है। सुबही का कहना यह है, जो ही मैं आपके पास आता हूं, यह भी कहा गया है कि खासतौर से हिंदू वोट्स की सिंपैथी हिंदू वोटर्स की नहीं चाहिए। इससे आपका मतलब क्या था ये मैं समझूंगा। और एक अपील आपसे करूंगा कि एक समय में एक बोलें। जब आप बोल रही थी तो सुबही सुन रही थी, आपने कुछ भी कहा हो उन्होंने चुपचाप सुना है, उसके बाद जवाब दिया है। आप भी चाहेंगे कि जब आप बोलें तो बाकी सब चुप होकर आपको सुने, इसलिए बीच में ना बोले, नहीं तो इससे फिर बाकी सबको ये लगता है कि फिर हम भी बोलेंगे जब आप बोलेंगे, और उससे गलत स्थिति पैदा होगी। समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने क्या कहा वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने जो कहा निश्चित रूप से वो जिम्मेदाराना नहीं है, भड़काऊ है। कथित हमले पर मदन मित्रा के बिगड़े बोल, गुजरात में यह होता तो गोधरा कांड हो जाता, कह दिया। धक्का मारने वाला कोई ट्रेंड शख्स ही था, मदन ने कहा। बंगाल के नए डीजीपी को फौरन हटाओ, मदन मित्रा ने कहा। अब ये बयान क्या है जूही? मैं आपसे सीधे बोल रही हूँ कि मैंने उन्होंने अपने जो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, लग रहा है बीजेपी का प्रवक्ता बैठी है, उन्होंने सुना नहीं ठीक से कि मैंने हिंदू वोट के बारे में कुछ नहीं बोला। हमने बोला हमको सिंपैथी वोट नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम करना हमारा दल नहीं सिखाते हैं, हम कम्युनल बात नहीं करते हैं, हम सेक्युलरिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं। और किसी ने नहीं बोला, हमने एक बार भी नहीं बोला कि हमको हिंदू वोट का सिंपैथी नहीं चाहिए। हमने बोला हमको दीदी को किसी भी सिंपैथी वोट की जरूरत नहीं है। और डीजीपी का हटने के बाद ही दीदी का अटैक हुआ था, एक दिन बाद। ये सबको देखा है, पूरा देश देखे है। और ये जो विवेक जी यहाँ पर बोल रहे हैं उनके बारे में भी हम बोलना चाहेंगे। 34 साल वामपंथियों को बंगाल में 34 साल मौका मिला था, तब क्यों नहीं हुआ है? ये जो बड़े बड़े भाषण अब उन्होंने दे रहे हैं, यहाँ पर जो भाषण वो दे रहे हैं, तब 34 साल में उन्होंने क्या किया था? बंगाल में हर दिन स्ट्राइक होता था, बंगाल में हॉस्पिटल का खड़ा इतना हाल था कि लोग कतराते थे जाने से, लोग सोचते थे कि हॉस्पिटल जाने के बाद लौट के ना आए, बच के ना आए। आज बंगाल में जो भी परिस्थिति खराब कर चुका है वामपंथियों ने किया है, और आप सरकार में आने के विवेक श्रीवास्तव से जवाब ले लीजिए, फिर आपने कहा है तो हमारे पास वक्त कम है। विवेक श्रीवास्तव, राजीव गांधी को यह कहना पड़ा था सीपीएम के बंगाल में डर लगता है जी। नहीं, वो देखिए ऐसा है, तब स्थिति अलग थी। मैं इनसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, नरेंद्र मोदी साहब कैंपेन में करने आते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड 7 साल का दिखाते नहीं है, कहते हैं साहब 34 साल लेफ्ट का शासन। यहाँ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है, आप रही है 10 साल से, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए आपने क्या किया। 34 साल लेफ्ट का शासन। अरे लेफ्ट से इतना क्यों डरते हैं आप दिखाइए आपने क्या किया, लड़िए, चुनाव जीतिए, किसने रोका है? प्रॉब्लम है दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। 7 साल में केंद्र में इन्होंने बंटाधार किया, 10 साल में इन्होंने बंगाल का बंटाधार किया। और आप देखेंगे ये बीजेपी की जो मीडिया हाइप है, ये तीसरे चौथे नंबर से भी नीचे आएंगे। ये प्रेडिक्शन मेरा लिख लीजिए गौतम साहब, आप मुझे बुलाएंगे, इसी चैनल में जरूर आऊंगा। बहुत बेहतरीन शो है आपका, बहुत बेहतरीन एंकर हैं आप, और उस दिन आप जरूर कांग्रेचुलेट करिएगा हमको। और बीजेपी तीसरे से चौथे नंबर पे इसके बीच में जो ये बात तो जो ही विश्वास आपको मानना पड़ेगा कि आपने निश्चित रूप से ये मुद्दे उठाए थे। आपने वाम पंथ के खिलाफ जाकर जब आवाज बुलंद की तभी आपको मौका मिला, और आपको 10 साल मौका मिला है, तो अभी आपको 34 साल पूछने का सही वक्त है क्या? ये आप इस समय आवाज उठा सकती हैं क्या? और दूसरे क्या ये डायनेमिक स्थिति नहीं है? इकोनॉमी हो, रोजगार हो, लोगों के मुद्दे क्या हर वक्त एड्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या एक समय एड्रेस करके हमेशा के लिए इनको खत्म किया जा सकता है क्या? हम आपको यही बोल रहे हैं कि 10 साल में पिछले क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या योजना दीदी ने बनाई है, क्या काम गवर्नमेंट ने किया है, वो सारे रिपोर्ट कार्ड तृणमूल कांग्रेस बना चुकी है, और वो रिपोर्ट कार्ड लेके हम घर घर पहुंच रहे हैं सबके पास। ये जनता को फैसला करना है कि वोट किसको। चलिए एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा, और बहुत संक्षिप्त आपसे चाहूंगा आशुतोष जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही टाइम लिमिट से आगे निकल चुके हैं जो हमको अलॉटेड है। आप इसमें फाउल प्ले क्यों देख रहे हैं जांच पूरी होने के पहले? देखिए, अधिर ने साफ साफ कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, ये सभी चाहता है, ठीक है। दूसरा बात है, देखिए कि डॉक्टर विधान चंद्र राय का जो कांग्रेस का काम था वो अभी भी बोलता है, अभी भी जो जूही बैठा है या जो भी बैठा है, पूछिए, लोग को पता है अच्छे से।
और तीसरा बात है कि ये जो हिंदू हिंदू का जो बात चिल्लाता है ना ये लोग, इधर पे कृष्ण प्रसाद जाना कॉलेज में मर्डर हुआ था, भारती घोष तब एसपी था, जंगल महल में उसको माँ बोला था, अभी बीजेपी का लीडर है, कैंडिडेट है टेपड़ा से, और मानस भुइयां तृणमूल में ज्वाइन किया है। और साईबाड़ी हत्याकांड हुआ था ना, जो चिल्ला रहा है लोग, सुनिए, उधर का जो मेन एक्यूज्ड है वो अभी तृणमूल का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, पूछिए इन लोग से क्यों जवाब नहीं देता है। और मैं कहना चाहता हूं क्यों ऐसे लोगों को सियासत में लाया जाता है, ये तो एक हमेशा चलने वाला सवाल है, इसके लिए अलग से बहस करनी पड़ेगी। आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन जब विपक्षियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जांच हो जांच हो जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, तब आप विपक्ष के इस मसले पर कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली वो इस मामले में हादसा देख रहा है, हमला देख रहा है या नौटंकी। अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।